नमस्कार। आज हम लोग करेंगे कक्षा 12वीं का पाठ काले मेघा पानी दे। बच्चों, इसके जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती जी। तो जैसा कि हम हर पाठ से पहले करते हैं, तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को संक्षिप्त लेखक परिचय कराना चाहूँगी, जिसके अंतर्गत हम लोग धर्मवीर भारती जी के जन्म, मृत्यु और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं उनके संबंध में बताऊँगी। तो देखिए बेटा, धर्मवीर भारती जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में 1926 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो बचपन का समय था वो आज़मगढ़ व मऊनाथ भंजन में बीता था। और इनके जो जीवन में बेटा बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। इनके जब पिताजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद परिवार को भयानक आर्थिक संकट से भी गुजरना पड़ा था। इन्होंने 1942 ईस्वी में इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट किया। पहले समय में इंटरमीडिएट हुआ करते थे। और 1947 में इन्होंने एमए हिंदी उत्तीर्ण किया था। इसके बाद तो इन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर भी शोध कार्य किया और धर्मयुग नामक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। अब इनके सम्मान की बात करें तो धर्मवीर भारती जी को पद्मश्री, व्यास सम्मान और साहित्य के कई और भी राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए थे। और 1997 में 1907 में इनका देहांत हुआ था। अब बेटा, इन्होंने जो है, अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें, हिंदी जगत की बात करें, तो उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार और आलोचक के रूप में बहुत सारी अमूल्य रचनाएं दी। लेकिन इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कविता संग्रह के तहत है कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा। कहानी संग्रह है बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गाँव, चांद और टूटे हुए लोग। उपन्यास हैं सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इनका सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास है, इसके ऊपर तो हिंदी में फिल्म भी बन चुकी है। और गीति नाट्य में अंधा युग, निबंध संग्रह में पश्यंती, कहानी अनकहनी, ठेले पर हिमालय। और आलोचना इन्होंने की थी प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। और इनका जो एकांकी संग्रह था वो था नदी प्यासी थी। अब बात करते हैं हम धर्मवीर भारती जी की साहित्यिक विशेषताओं की। यहाँ पर तो हमने इनका थोड़ा बहुत जीवन परिचय के संबंध में मैंने आपको बताया। और बेटा, इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं वो चाहे भाषा शैली हो या गद्य शैली हो, बहुत ही अलग सी इनकी एक खासियत रही है कि हर आयु और वर्ग के पाठकों के बीच उन्होंने अपनी अलग अलग रचनाएं प्रस्तुत की और जो उनके बीच में लोकप्रिय भी हुई। बेटा, धर्मवीर भारती जी की जो भाषा है वो बिल्कुल इनके भावों के अनुरूप ही प्रवाहमयी रही है। इन्होंने चुने गए शब्द जो है पाठक को कभी कभार ऐसा लगता है कि वो भार स्वरूप नहीं लगते। और इनके गद्य लेखन में भी एक सहजता और आत्मीयता है। और सबसे बड़ी विशेषता इनकी क्या है बेटा, कि ये बड़ी से बड़ी बात को भी इस प्रकार कह देते हैं कि वो पाठक को सीधे अंदर तक प्रभावित कर जाती है। और देखिए, किसी भी भाषा की ये महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगर हम इनके काव्य की बात करें तो तत्सम, तद्भव, उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी और लोक भाषा के शब्द जो हैं इन्होंने बखूबी प्रयोग किए हैं। अब यहाँ पर जो आज हमारे सामने बेटा पाठ है काले मेघा पानी दे, ये इनका एक गद्य संस्करण है जिसके तहत इन्होंने बताया है कि किस प्रकार आज के दिन विज्ञान ने भले ही कितनी ही उन्नति कर ली हो, लेकिन फिर भी जो लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का तर्क है वो आपस में द्वंद्व रखते हैं। लेखक ने अपने अध्यय और दान के द्वारा प्रकृति को खुश करके अपनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है। और दान और त्याग की इस भावना को अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें किसी वर्ग या धर्म की हानि नहीं होती है। और ये तो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य हैं जो भारतीय होने का मूल आधार है। तो देखो बेटा, हमारी जो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य धरोहर है उसमें भी हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे पुरखों के द्वारा ये बात सिखाई जाती है कि दान तो जो है वो हमारा एक महत्वपूर्ण गुण है जिसके आधार पर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। और विश्वास जो है बेटा एक रचनात्मक मूल्य है, क्योंकि विश्वास के आधार पर ही हमारे भावनात्मक रिश्ते एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही, लेकिन हम इतनी जो है तरक्की करने के बावजूद भी अपनाने को बाध्य हैं।
तो चलिए अब इस कहानी की ओर चलते हैं, इस पाठ के प्रतिपाद्य की ओर चलते हैं। पाठ में बेटा लेखक ने बताया कि उसके जो प्रारंभिक भाग जो भारतीय जनमानस है उसमें गहरे से बैठे हुए उन विश्वासों का चित्रण किया है जो आज के वैज्ञानिक युग में भी वर्षा के देवता इंद्र से वर्षा करवाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। लेखक ने कहा कि इंद्र की सेना, जिसे लेखक ने मेंढक मंडली कहना ज़्यादा उचित समझा है, इसमें नंगे बदन और कीचड़ से लथपथ गंगा मैया की जयकार करते हुए मेघा से पानी की मांग करते हैं। अब बेटा पानी की कमी से परेशान लोग हैं, गर्मी के उस मौसम में भी पानी उन पर फेंकते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इससे इंद्र देवता प्रसन्न होकर वर्षा ज़रूर करेंगे। और लेकिन लेखक को यह पानी की बर्बादी लगती है। तो यहाँ पर बेटा लेखक ने जिक्र किया कुछ 16 से 18 साल के वर्ष बच्चों का जो है ये झुंड है, इंद्र सेना या मेंढक सेना। जो लोग विश्वास करते हैं उन्होंने इसका नाम इंद्र सेना रखा है, और जो लोग इन्हें जो है हे दृष्टि से देखते हैं, जिन्हें लगता है कि ये पानी की बर्बादी करवाते हैं, जिन्हें इनका नंगा बदन और कीचड़ वाला जो सीन है वो पसंद नहीं है, वो इन्हें मेंढक मंडली कहकर यहाँ पर बुलाते हैं। ठीक है, तो लेखक ने कहा उसे भी ये चीज़ पसंद नहीं थी, और लेखक को लगता है कि इन्हीं अंधविश्वासों का कारण रहा है कि हम इतने साल हो गए लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कि आज भी हम गुलाम हैं, और इन्हीं अंधविश्वासों के कारण ही हम सैकड़ों वर्ष जो है अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। साथ ही साथ बेटा लेखक ने सूखे से पीड़ित गांव की दुर्दशा का वर्णन करते हुए एक लोकगीत को भी प्रस्तुत किया है, वो है काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। अब इसके बाद बेटा लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया है थोड़ा शहरों का और थोड़ा सा जो है गांव का, कि पाठ के इस भाग में लेखक ये कहते हैं कि अपने आप को जो है उन्होंने एक समाज सुधारक और उस पर हावी हो उसके रिश्ते और भावनाओं का द्वंद्व दिखाया है। वो कहते हैं कि एक तरफ तो मैं समाज सुधारक हूँ कि मुझे बचपन से ही जो है अपने घर में आर्य समाजी संस्कार मिले थे, और साथ ही साथ जो है उन्हें कुमार सुधार सभा का जो है महासचिव भी बनाया गया था, जो लेखक ने यहाँ बताया। लेकिन इन सभी अंधविश्वासों और पाखंडों का वो इस कारण जो है विरोध भी करता है। लेकिन होता क्या है, कहते कि उसके बावजूद भी, और जो उसकी सबसे प्रिय जीजी थी, जो सभी त्योहारों के जितने भी अनुष्ठान थे जो लेखक को पाखंड दिखाई दे पड़ते हैं उन्हीं से करवाती है ताकि उनके पुण्य का फल मिले। लेखक कहते हैं कि जो उनकी जीजी थी वो उनकी माँ से भी उम्र में बड़ी थी, लेकिन लेखक का उनके साथ इतना गहरा आत्मीय रिश्ता था कि जितनी तवज्जो वो लेखक को देती थी इतनी वो अपने बच्चों को भी नहीं देती थी, मानो लेखक के अंदर उसके प्राण बसते थे। अब बेटा लेखक को तो ये पाखंड दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी जीजी जो थी सारे पुण्य के फल कहते कि इनको मिले, इसलिए सारे काम उन्हीं से कराते हैं। फिर यहाँ लेखक के अंतर्मन की विविधता को तोड़ना नहीं चाहते बेटा। उनका वैज्ञानिक मन भी जो है सांस्कृतिक भावना को ठेस नहीं पहुँचा सकता। उनका मानना था कि ठीक है जीजी मुझे इतना प्रेम करती है और अगर वो इन सारी चीज़ों को मानती है तो इसमें जो है मुझे किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर बेटा हालांकि लेखक जो है वो बिल्कुल साफ साफ इनकार कर देता है कि मुझे जो है अब की बार इस कीचड़ मंडली पर पानी नहीं फेंकना है। और लेखक ने बेटा इस भाग में ये भी बताया है कि हमारे जो विश्वास हैं वो केवल अंधश्रद्धा के कारण नहीं है, बल्कि उनका अगर बात करें तो एक वैज्ञानिक आधार भी है। जो हम शास्त्रों की बात करते हैं, पुराणों की बात करते हैं, और इसके अतिरिक्त तो बेटा दान की एक उचित और तर्कसंगत परिभाषा भी दी गई है। जीजे ने कहा कि तुम इस पर पानी फेंको। हालांकि लेखक साफ मना कर देता है, लेकिन बेटा इस पर भी जीजी जो है उसे ऋषि मुनियों का हवाला देते हुए कहती है कि पानी को इंद्र को दिया गया अर्घ्य देकर खुश करने की बात कही, कि लेखक इसका भी विरोध करता है। फिर बेटा जीजी ये कहती है कि ऋषि मुनियों ने भी तो हमारे जो दान है उसको सबसे बड़ा स्थान दिया है, तो तुम भी जो है तुम्हें भी दान करना चाहिए। फिर बेटा वो इस दान की महत्ता बताते हुए कहती हैं कि जैसे बिना बीज बोए खेत में फसल उगाना संभव नहीं होता, उसी प्रकार अगर इंद्र सेना को पानी नहीं देंगे तो इंद्रदेव की से भी वर्षा की आशा नहीं रखी जा सकती। अब बेटा बिना ब्याज के फसल विज्ञान भी पैदा नहीं कर सकता, बीज के, ये तो जाहिर सी बात है। जब तक किसान बीज नहीं बोएगा तब तक उसे फसल प्राप्त नहीं होगी। और बेटा इस तर्क की तो लेखक के पास कोई भी काट नहीं थी, अर्थात वो अकाट्य तर्क था जिसे लेखक काट नहीं सकता था।
फिर इसके अलावा बेटा दान और त्याग के अर्थ को स्पष्ट किया गया है यहाँ पर कि अगर आपके पास बहुत सारा है, जी कहती है, अगर आप उसमें से थोड़ा बहुत दान कर दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन असली दान का महत्व कहाँ हो जाता है कि जब आप अपनी ज़रूरत को पीछे रखकर दान करते हो, वस्तु हो या धन, तो वास्तव में वही दान है और उसी का फल हमें मिलता है। अर्थात यहाँ क्या कहने का प्रयास किया है बेटा, अगर हमारे पास कोई चीज़ थोड़ी है और सामने वाले को भी उसकी ज़रूरत है, जब हम उसमें से कुछ चीज़ निकाल कर उसकी मदद करते हैं, वास्तव में वही दान है और उसी का फल ही हमें मिलता है। अब यहाँ पर बेटा गांधी जी का भी समर्थन किया गया है कि जनता और राजा दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों के प्रभाव से जो है प्रकृति भी अछूती नहीं है। तो कुल मिलाकर बेटा इस भाग में विश्वास और संस्कृति विज्ञान पर हावी है। यहाँ पर बेटा दोनों चीज़ों को लेखक ने प्रस्तुत किया है, विज्ञान को भी और हमारी संस्कृति और सभ्यता को भी, और कहीं ना कहीं विज्ञान को लेखक ने यहाँ पर पीछे छूटता हुआ बताया है। अब बात करते हैं बेटा पाठ के अंतिम चरण की। अब पाठ के अंतिम भाग में जो है लेखक ने भारतीय समाज की विडंबना और दुविधा को उजागर किया है। एक और वो कहते हैं कि हमारा भारत देश वैज्ञानिक आविष्कारों से अपने लिए सुख सुविधाएं चाहता है, लेकिन उसके सिद्धांतों को आत्मसात नहीं करना चाहता, और दूसरी ओर अपने सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को भी हम आज भूलते जा रहे हैं। न तो हम पूरी तरीके से आधुनिक हो रहे हैं और न ही अपने को संस्कृति से जोड़ रहे हैं। तो भारत के विकास पर भी बेटा व्यंग्य किया है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो विकसित होने का दावा करती है, विकास की अनेक योजनाएं बनाती है, उसे लागू भी करती है, लेकिन उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता। विकास भी होता है, सबको सुख सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन सभी कुछ केवल कागज़ों में। अगर यथार्थ के धरातल की हम बात करें तो वो जो बच्चों ने लोकगीत गाया था, आज गगरी फूटी हुई है और बैल प्यासे हैं, अर्थात वास्तविक लाभ जो है वो किसान को या आम लोगों तक तो पहुंच ही नहीं पाता है। अर्थात वास्तविक स्थिति हमारे देश की ज्यों की त्यों बनी हुई है और कृषि आज भी जो है वो वर्षा पर निर्भर है और वर्षा हमारे इंद्र देवता के अधीन है और भारतीय समाज के पास इसे खुश करने का इंद्र सेना के अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है। कुल मिलाकर बेटा यहाँ पर कवि ने हमारी भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, उसके ऊपर भी करारी चोट की है। चलिए अब इसी के साथ ही हम करते हैं इस पाठ के प्रश्नावली को। अब पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? ऐसा बेटा कि ये जो टोली थी, मेघों से पानी मांगती हुई बच्चों की टोली, घरों की स्त्रियां जो है इस टोली पर और लड़के ये गलियों से गुजरती थी और जो घरों की स्त्रियां और लड़कियां हैं वो इन पर पानी फेंकती थी और ये भीगे हुए बच्चे फिर मिट्टी में लेटते और सुहाने मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। वे गली गली नाचते खेलते खुशी से सराबोर होते हैं और जो लोग उनके नग्न शरीर, स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद और उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में कीचड़ से चिढ़ते थे, वो इन्हें मेंढकी सेना कहते थे, मेंढक मंडली कहते थे। और बेटा बच्चों की ये टोली अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहती हुई थी? वो कहते थे कि हम इंद्र के प्रतिनिधि के रूप में इंद्र को दिए गए पानी को प्राप्त करके उसे खुश करते हैं। इंद्र महाराज से ये पानी दिलवाते हैं और ये सब लोगों का विश्वास भी है। उनका ऐसा मत है कि ये टोली के बच्चे ही इंद्र भगवान को प्रसन्न करके उनसे पानी मांगते हैं और ये उनके सैनिक हैं और बच्चों की ये टोली जो है विश्वास के कारण ही इंद्र सेना कहलाती है। अगला प्रश्न है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? अभी गर्मी का भीषण मौसम था बेटा, पानी की बेहद कमी के बावजूद भी जो जीजी है वो कहती है कि इंद्र सेना पर पानी फेंकना चाहिए और वो फेंकती भी है। और उनका मानना है कि जैसे बिना बीज के फसल नहीं होगी, उसी प्रकार इंद्र को पानी का अर्घ्य दिए बिना वर्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। अर्थात उनके कहने का क्या तात्पर्य है बेटा कि जो चीज़ हम दूसरों को देंगे, दूसरों से हमें वही चीज़ प्राप्त होगी। अगर हम इस इंद्र सेना को पानी देंगे तो बदले में इनसे प्रसन्न हुआ इंद्र महाराज भी हमें पानी देगा। तो यहाँ पर बेटा जीजी ने अपनी ज़रूरत को पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए दी गई वस्तु को ही दान बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसके बावजूद आपके पास वो कम है और आप उसी में से अगर दान देते हैं तो वास्तव में वही दान होता है।
और दान का ही फल प्राप्त होता है। तो जीजी जो है बेटा वो समाज कल्याण की इसी भावना से पानी फेंकने को सही ठहराती है। ठीक है, अगला है पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। बेटा इस लोकगीत के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि भारतीय जो कृषि है वो आज भी बारिश पर ही आधारित है। और गुड़धानी का अर्थ है बेटा गुड़ प्लस धान, अर्थात क्या हुआ, अनाज। तो ये दोनों ही फसलों को व्यक्त करते हुए शब्द हैं। गुड़ गन्ने से बनता है और दूसरा धान जिससे चावल बनता है। तो ये दोनों ही फसलें जो है बेटा पानी की मात्रा को अधिक चाहती हैं। वर्षा होगी तो फसलों का उत्पादन भी अच्छा होगा। और आधुनिक युग में बेटा हालांकि सिंचाई के अनेक साधन प्रयोग में लाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कृषि की वर्षा पर निर्भरता आज भी किसी प्रकार से कम नहीं हुई है। और इंद्रसेना की इंद्र से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग इसी और संकेत भी करती है। नेक्स्ट है गगरी फूटी बैल प्यासा। इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है। अब बेटा इसका क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय ये है कि ज्यों की त्यों स्थिति आज भी हमारे देश में बनी हुई है, अर्थात परिवर्तन की कोई बात नहीं है, उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। इंद्रसेना के इस लोकगीत में बैल जो है बेटा पूरे पशुओं व पक्षियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि जो किसान होता है बैल उसके जीवन की धुरी होती है। भीषण गर्मी और सूखे के कारण जो है तालाब, जोड़, पानी के अन्य सभी स्रोत सूख चुके हैं और पशु पक्षियों को पीने के लिए भी पानी नहीं है। तो बेटा यहाँ पर बैल का प्यासा रहना जो है पशु पक्षियों के प्यासे रहने का प्रतीक है, और गर्मी के कारण उनके प्यासा रहने से जो है बैलों का प्यासा रहने की बात मुखरित हुई है। अगला प्रश्न है इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है। नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है। अब देखो बेटा इंद्रसेना सबसे पहला गंगा मैया की जय बोलती है। गंगा पहले स्वर्ग में बहती थी जो इंद्र की नगरी मानी जाती है। गंगा मैया की जय बोलकर इंद्र को प्रसन्न करना चाहते हैं और लोगों का विश्वास है कि गंगा मैया को पहले प्रसन्न करेंगे तो इंद्र देवता भी जो है वो जल्दी प्रसन्न होंगे और बारिश होने से मैया उनकी सहायता करवाएगी। और बेटा वैसे भी मैं आपको बताऊं कि भारतीय संस्कृति में जब हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो उससे पहले किसी देवी देवता की जय जयकार ज़रूर होती है। और गंगा बेटा भारत में केवल नदी नहीं है, बल्कि इसके बिना भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। गंगा नदी का भारत के लोक परलोक दोनों से संबंध है और नदियों को भारत में माँ के समान सम्मान व आदर मिलता है। तो प्राचीन काल में भी सभी संस्कृतियों का उदय अगर हम बात करें, आपने हिस्ट्री की क्लासेस में भी पढ़ा होगा, उदय और विकास जो है वो नदियों के तट पर ही हुआ था। और यही कारण है कि नदियां जो है हमारे भारतीय जनमानस में इतने गहरे से रच बस गई हैं कि उनके बिना जीवन की कल्पना करना भी निरर्थक है। अगला प्रश्न है आज का रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बंट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति कमज़ोर करती है। पाठ में जो है जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। अब बेटा अगर हम आज के युग की बात करें तो वो वैज्ञानिक युग है और जो आधुनिक सोच है, हर व्यक्ति अपने समाज और परिवार से जुड़े अंधविश्वासों और पाखंडों से व्यक्ति छुटकारा पाना चाहता है। सत्य असत्य की पहचान अपनी बुद्धि के बल पर करने की कोशिश करता है और वो प्रचलित विश्वासों को तर्क की कसौटी पर तोलता है। इसीलिए परिवार से जुड़े रिश्ते नाते जो हैं बेटा वो बुद्धि से प्रेरित तर्कों के आधार पर अपनी भावनाओं और अनुभवों के आधार पर क्षीण कर देते हैं। व्यक्ति चाह कर भी जो है सत्य को अपना नहीं सकता। और इस संस्मरण में बेटा लेखक जो है वो वैज्ञानिक और समाज सुधारक मन वो सब कुछ मानने और करने को बाध्य हो जाता है जिसे वह कभी मानसिक रूप से स्वीकार नहीं करता। तो बेटा यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जब हम बुद्धि और तर्क की बात पर जोर देते हैं तो वहाँ पर हमारे रिश्ते नाते बंधनों में उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन जब हम भावना और विश्वास की बात करते हैं तो हमारे रिश्ते भी प्रगाढ़ बनते चले जाते हैं। इसके बाद बेटा कुछ एक प्रश्न हमारे ये हैं पाठ के आसपास से, इन पर भी चर्चा करते हैं। अभी क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपके स्मृति कोश में ऐसा अनुभव है? अगर बात करें बेटा तो मैं कहूँगी कि हाँ बिल्कुल, इंद्रसेना जो है आज के युवा वर्ग के लिए बिल्कुल प्रेरणा स्रोत हो सकती है।
और ये एक सामूहिक प्रयास है कि किसी भी समस्या को जो सामूहिक प्रयास करते हैं उससे हम किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं। और बेटा सामूहिक शक्ति के कारण ही जो है वो बड़े बड़े आंदोलन भी सफल हुए हैं, चाहे वो वृक्ष बचाओ था, चाहे वो महात्मा गांधी के आंदोलन थे, चाहे वो जेपी आंदोलन था। तो यहाँ पर हमारी जो थी युवाओं की सामूहिक शक्ति थी, तभी ये सारे आंदोलन सफल हुए। अगर आज भी युवा संगठित होकर कार्य करें तो अशिक्षा, आतंकवाद, स्त्री शिक्षा, स्त्री अत्याचार जैसी समस्याएं शीघ्र ही समाप्त हो सकती हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न है बेटा, जो अनुभव है, अनुभव आप अपनी इच्छा से कोई भी कर सकते हैं। तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत्र बैसाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण है, पर आषाढ़ का चढ़ना उनमें उल्लास क्यों भर देता है। अब बेटा तकनीकी विकास का जो दौर है, इसमें कोई दोहराई नहीं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर है। अब हमारा जो कृषि समाज है, जो किसान जीवन है, उसमें तो चैत्र बैसाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आषाढ़ का चढ़ना जो है उनमें एक अजीब सी खुशी भर देता है। इसका कारण क्या है बेटा, कि इस महीने में ज़्यादातर वर्षा होती है और किसानों को आशा की एक नई किरण दिखने लगती है कि अब ज़मीन की प्यास बुझेगी, खेत की बुआई के लिए तैयार हो जाएंगे और खेतों में जो है धान की रोपाई होगी। और इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है, जिससे उल्लास छा जाता है। और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दूंगी बेटा, हम लोगों ने 10वीं कक्षा में भी बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ा था, और उसमें भी जो है आषाढ़ माह का जिक्र किया गया है, जिसमें चारों तरफ हरियाली होती है और धान की रोपाई का काम किया जाता है। आई थिंक आप लोगों को याद आ गया होगा। इसके बाद तो इस प्रकार बेटा जब गर्मी से राहत मिलती है और पानी की कमी दूर होती है, तो कृषि से संबंधित जितने भी काम हैं वो सब शुरू हो जाते हैं, और इससे गांव में भी चारों तरफ किसान अपनी लहलहाती फसलों को देखते हैं तो उनमें एक प्रसन्नता का माहौल बन जाता है। अगला है पाठ के संदर्भ में इसी पुस्तक में दी गई, जी हाँ अभी हम करेंगे उसे बेटा, बादल राग पर विचार कीजिए और बताइए कि आपके जीवन में बादलों की क्या भूमिका है। अब देखो बेटा, निराला की जो बादल राग कविता है, यहाँ पर बादलों को क्रांति के लिए पुकारा गया है इस कविता में। तो बादल समाज के शोषक वर्ग को समाप्त करके और शोषित को उसका अधिकार दिलाता है। शोषक वर्ग जो जमींदार, महाजन, साहूकार आदि हैं, और जो किसान का शोषण करते हैं। और बादल जो है बेटा वो क्रांति के प्रतीक हैं, और बादलों की गर्जना से पूंजीपति वर्ग भयभीत होता है और निर्धन वर्ग जो है वो हमेशा प्रसन्न होता है। और अगर हम बात करें तो हमारे जीवन में भी बादलों की अहम भूमिका है, क्योंकि बादल धरती की प्यास बुझाते हैं, जीव और वनस्पतियों में प्राणों का संचार करते हैं, और बादलों पर जो है हमारा जीवन बहुत हद तक, बहुत क्या, अगर संपूर्ण जीवन निर्भर करता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इससे कृषि कार्य संपन्न होते हैं, और जब कृषि कार्य संपन्न होते हैं तभी हमें पेट भरने के लिए अनाज मिलता है। आगे बात आती है, पानी का संकट वर्तमान स्थिति में भी बहुत गहराया है, और किस तरीके के बेटा अन्य संकट हो सकते हैं। देखिए आजकल उद्योगों और वाहनों के कारण वायु प्रदूषण, वर्षा की कमी, ये सब जो है पर्यावरण से संबंधित हैं। बाढ़ का आ जाना, भूमि का बंजर होना, सूखा पड़ना, धरती के तापमान में दिन पर दिन बढ़ोतरी होना, तो ये सभी जो है हमारे पानी के संकट की तरह पर्यावरण से संबंधित संकट है। अंतिम प्रश्न हमारा पाठ के आसपास से, आपकी दादी नानी किस तरह के विश्वासों की बात करती हैं? ऐसी स्थिति में उनके प्रति आपका रवैया क्या होता है, लिखिए। देखो बेटा, हमारी दादी नानी कैसे होती है, अनेक तरह के व्रत करती हैं ना, ताकि परिवार पर कोई संकट ना आए, कोई कष्ट ना आए। कभी पूजा करती हैं। हम कहते हैं कि वो अंधविश्वासों से ग्रस्त हैं। कैसे? बिल्ली का रास्ता काटना, छींकना, आँख फड़कना आदि, वो पुराने विचारों की हैं, ऐसी बातें करती हैं। हम कहते हैं कि मैं तो अंधविश्वासों को नहीं मानता। लेकिन बेटा आप याद रखना, हम और आप उनका विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका विरोध करने पर तनाव पैदा होता है, और दूसरा वे ये सारे काम परिवारों को कष्ट से दूर रखने की भावना से करती हैं। तो ऐसे में भावनात्मक लगाव के कारण जो वो काम करती हैं उनका हम विरोध नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो ये था आज तक के हमारे प्रश्न और सभी। और दूसरा बेटा एक इसमें ये दिया हुआ है, हमारी चर्चा है कि बादलों से संबंधित अपने अपने क्षेत्र में प्रचलित गीतों का संकलन करें और कक्षा में चर्चा करें। ठीक है, और अगला प्रश्न भी है जो चर्चा के विषय पे दिए हुए, इनके ऊपर भी जो है हम बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर हम अगली कक्षा में एक साथ मिलकर इनके ऊपर भी कार्य करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।